हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 गृह विज्ञान विषय के अंतर्गत पाठ 2 आय व्यय और बचत का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय के अंतर्गत बच्चों आज मैं आपको बचत विनियोग के क्या क्या साधन हैं, यानी हम किन किन माध्यमों के द्वारा बचत कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी प्रदान करूँगी। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। बचत विनियोग के साधन। बचत विनियोग के निम्नलिखित साधन होते हैं। पहला है राष्ट्रीयकृत बैंक तथा गैर राष्ट्रीयकृत बैंक। नंबर 2 डाकखाना पोस्ट ऑफिस की बचत योजनाएं। भारतीय जीवन बीमा की बचत योजनाएं। नंबर 4 सरकारी भविष्य निधि योजना। नंबर 5 यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की बचत योजनाएं। नंबर 6 सहकारी ऋण समितियों की योजनाएं। नंबर 7 कंपनियों के शेयर्स या हिस्से बॉन्ड्स आदि। नंबर 8 चिट फंड योजनाएं। अब है बैंकों द्वारा प्रदत्त सुविधाएं, यानी बैंक के द्वारा हमें कौन कौन सी सुविधाएं प्राप्त होती हैं। बैंक एक ऐसा संस्थान है जो रुपयों का लेन देन करता है। कोई भी व्यक्ति अपने रुपयों को बैंक में जमा कर सकता है और आवश्यकता पड़ने पर निकाल भी सकता है तथा साथ ही साथ कुछ निश्चित दर से ब्याज भी प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार के बैंक प्रमुख रूप से निम्न कार्य करते हैं, जैसे खाता खोलना, जमा धनराशि की मांग होने पर चेक, ड्राफ्ट आदि के माध्यम से पैसा वापस करना, जनता का धन विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जमा करना, विभिन्न प्रकार के ऋण उपलब्ध कराना, जैसे मकान, शिक्षा, व्यक्तिगत ऋण इत्यादि। बिना जोखिम के धन एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करना ड्राफ्ट आदि के द्वारा। बैंक में पैसे जमा करने से यानी रुपया जमा करने से हमें निम्नलिखित लाभ भी होते हैं, जैसे बचत का जो धन होता है वो सुरक्षित रहता है। आवश्यकता होने पर धन निकाला भी जा सकता है। बचत खाते में जमा धनराशि पर हमें ब्याज भी मिलता है। बैंक में रुपए रखने पर लॉकर सुविधा भी प्राप्त होती है, जिसमें हम अपने बहुमूल्य जेवरात तथा मकान के कागज, बीमा पॉलिसी आदि भी रख सकते हैं। अब है बैंकों में खोले जाने वाले खाते। बैंकों में निम्नलिखित खाते खोले जाते हैं, जैसे बचत खाता, चालू खाता, सावधि जमा खाता, आवर्ती जमा खाता, प्रधानमंत्री जन धन योजना खाता। तो सबसे पहले है बचत खाता। इसमें रुपए जमा करने में केवल एक ही प्रतिबंध है, जैसे एक महीने में अधिक से अधिक 2 बार ही हम पैसे निकाल सकते हैं। इसमें माता पिता अपने बालकों के नाम से भी संरक्षक के रूप में खाता खोल सकते हैं। इस खाते में रुपया निकालते समय कम से कम 500 रुपये खाते में अवश्य छोड़ना चाहिए, जिससे यह खाता बंद ना हो जाए। खाता खोलने पर बैंक से एक लेखा पुस्तिका यानी पासबुक मिलती है। इसमें समय समय पर जो जमा की गई और निकाली हुई धनराशि है उनको अंकों में लिखा जाता है। इस प्रकार जमाकर्ता को यह सदैव ज्ञात रहता है कि उसका कितना धन बचत खाते में जमा है। लेखा पुस्तिका यानी पासबुक लेने पर यह भी ध्यान रहे कि इस खाते में जमा धन 500 रुपये से कम कभी ना हो। अब है चालू खाता। बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को एक अन्य प्रकार की जमा योजना की सुविधा प्रदान की जाती है। यह योजना है चालू खाता योजना। इस योजना सामान्य रूप से व्यापारियों के लिए, यानी जो बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, उनके लिए लाभकारी होती है। पारिवारिक बचतों के लिए यह खाता उपयुक्त नहीं माना जाता है। इस खाते में रुपया जमा करने तथा निकालने की पूर्ण छूट रहती है।
खाताधारी यानी जिसका भी अकाउंट बैंक में है वो दिन में चाहे कितनी भी बार अपने खाते में जमा धन को निकाल सकता है। इस खाते में से केवल चेक के द्वारा ही धन निकाला जा सकता है। इस खाते में जमा धन राशि पर बैंक द्वारा किसी प्रकार का ब्याज या लाभ नहीं दिया जाता है। इसका कारण यह भी है कि बैंक इस खाते में जमा धन का कहीं भी विनियोग नहीं कर सकता है। इस प्रकार का खाता खोलने वालों से बैंक द्वारा साधारणतः सेवा शुल्क भी वसूल किया जाता है। अब है सावधि जमा खाता। इस खाते में रुपया एक निश्चित अवधि के लिए जमा किया जाता है। इस जमा पर बैंक विशेष ब्याज भी देती है। रुपया जमा करते समय यानी पैसे जमा करते समय बैंक एक रसीद भी देता है जिस पर जमा करने वाले का नाम, पता, ब्याज की दर तथा अवधि लिखी रहती है, जिसे सावधि जमा खाता भी कहते हैं। रुपया लेते समय इसे हस्ताक्षर करके बैंक को लौटाना पड़ता है। ऐसे खाते पर बैंक जमा राशि पर अवधि के अनुसार 5.75 से 6.50% तक ब्याज देता है। ब्याज की जो दरें हैं वो घटती बढ़ती रहती हैं। बैंक में सावधि जमा खाते के द्वारा भी ऋण यानी कर्ज लिया जा सकता है। साथ ही आवश्यकता पड़ने पर समय पूर्व यानी समय से पहले ही भुगतान भी किया जा सकता है। नंबर 4 है आवर्ती जमा खाता। इस योजना के अंतर्गत एक निश्चित धनराशि एक निश्चित समय तक निरंतर प्रति माह यानी प्रत्येक महीने जमा करने पर एक मोटी रकम के रूप में प्राप्त की जा सकती है। यह खाता कोई भी व्यक्ति बैंक में अकेला या संयुक्त रूप से या 2 व्यक्ति मिलकर खोल सकते हैं। इस खाते में 12, 24, 36, 48 या 60 महीने तक एक निश्चित धनराशि प्रति महीने जमा करनी होती है। प्रत्येक किस्त का भुगतान महीने के अंतिम दिवस तक कर देना चाहिए। इस खाते में भी बैंक एक पासबुक देता है जिस पर प्रति महीने का जमा धन बैंक द्वारा अंकित कर दिया जाता है। अब है बचत खाते एवं चालू खाते में अंतर। बचत खाता यह मुख्य रूप से व्यक्तिगत एवं पारिवारिक बचत के लिए खोला जाता है, जिसे हम सेविंग अकाउंट भी कहते हैं। और चालू खाता व्यापारिक लेन देन के लिए खोला जाता है, यानी जो लोग व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, उनके लिए चालू खाता खोला जा सकता है। नंबर 2 है बचत खाते में जमा धन पर हमें निश्चित दर से ब्याज मिलता है, परंतु चालू खाते में किसी प्रकार का ब्याज नहीं मिलता है, बल्कि खाता धारक यानी जिसका अकाउंट है उसको कुछ सेवा शुल्क भी देना पड़ता है। नंबर 3 है बचत खाते में पैसा निकालने से संबंधित छूट नियंत्रित होती है और चालू खाते में प्रतिदिन चाहे कितनी बार भी पैसा निकाला जा सकता है। अब है चेक के प्रकार। चेक कई प्रकार के होते हैं, जैसे वाहक एवं साधारण चेक, रेखांकित चेक, ट्रैवलर चेक, उपहार चेक आदि। तो सबसे पहले बात करते हैं वाहक एवं साधारण चेक। यह साधारणतः प्रकार का चेक है। इस चेक के द्वारा खाताधारी यानी जिसका अकाउंट है वो स्वयं या किसी और वाहक के द्वारा चेक से धन निकाल सकता है। नंबर 2 है रेखांकित चेक। क्रॉस अथवा रेखांकित चेक के बाईं ओर 2 समांतर रेखाएं खींच दी जाती हैं। इस चेक की राशि को जो प्राप्त करता है केवल अपने खाते में ही जमा कराकर धनराशि प्राप्त कर सकता है, यानी उसे नगद भुगतान न होकर केवल उसके खाते में ही पैसे जमा होते हैं। नंबर 3 है ट्रैवलर चेक। वर्तमान समय में यात्रा के दौरान नगद रुपए अपने साथ रखना जोखिम का काम है, इसलिए बैंक में रुपया जमा करके यात्री चेक
प्राप्त कर सकता है तथा धन को सुरक्षित रूप से कहीं भी ले जाया जा सकता है। दूसरा व्यक्ति इसे लेकर भुना नहीं सकता है। नंबर 4 है उपहार चेक। किसी उत्सव या संस्कार के अवसर पर किसी प्रियजन को भेंट या उपहार देने के लिए जो दिए जाने वाले चेक को हम उपहार चेक कहते हैं। ये चेक सामान्य से 51 रुपये, 101 या अधिक मूल्य के भी हो सकते हैं। अब है चेकबुक तथा पासबुक में अंतर। पासबुक प्रत्येक खातेदार को दी जाती है, यानी जिसका भी खाता बैंक में है प्रत्येक व्यक्ति को पासबुक दी जाती है। और जो चेक बुक है वो केवल निश्चित निर्धारित धनराशि खाते में रखने वाले खातेदार को ही दी जाती है। नंबर 2 है पासबुक के सप्ताह में अधिक से अधिक 2 बार धन निकाला जा सकता है और चेकबुक से हम प्रतिदिन धन निकाल सकते हैं। नंबर 3 है पासबुक खो जाने पर निश्चित मूल्य देकर इसे दोबारा बनवानी पड़ती है और ये हमेशा चलती रहती है। चेकबुक निर्धारित धनराशि से कम जमा होने पर नहीं दी जाती है। नंबर 4 है पासबुक में समय समय पर एंट्री करानी पड़ती है, जबकि चेक बुक में किसी प्रकार की एंट्री नहीं करवानी पड़ती है। अब है डाक खाना बचत योजनाएं। डाक खाना बचत को सुरक्षित रखने की अनेक इस प्रकार की सुविधाएं प्रदान करता है, जिनमें ब्याज के साथ साथ आयकर में भी यानी इनकम टैक्स में भी हमें छूट मिलती है। इनमें से कुछ लोकप्रिय एवं लाभकारी योजनाएं निम्नलिखित हैं। पहला है डाक खाना बचत बैंक। इसमें कम से कम 5 रुपये से कोई भी बालिग व्यक्ति यानी जो 18 वर्ष का है वो व्यक्ति एकल यानी अकेले या संयुक्त रूप से यानी किसी और के साथ अथवा नाबालिग के नाम से डाकघर बचत खाता खोल सकता है। नंबर 2 है डाकघर सावधि जमा खाता। इसमें तिमाही आधार पर 6.25% ब्याज प्रतिवर्ष दिया जाता है। जमा करने की जो न्यूनतम राशि है वो 50 रुपये, अधिकतम सीमा नहीं है, यानी जो न्यूनतम राशि है वो 50 रुपये है और अधिकतम कितने भी अधिक पैसे आप इसमें जमा कर सकते हैं। नंबर 3 है 5 वर्षीय डाकघर आवर्ती जमा खाता। इसमें 10 रुपये प्रति माह यानी प्रत्येक महीने 10 रुपये 5 के गुणांकों में यह खाता खोला जाता है। अधिकतम राशि की इसमें कोई भी सीमा नहीं है। नंबर 4 है किसान विकास पत्र। किसान विकास पत्र डाकखाने की एक बचत योजना है। इसमें जमा की गई धनराशि 8 वर्ष 4 महीने में दुगनी हो जाती है। निश्चित अवधि के बाद किसान विकास पत्र डाकखाने में देने पर भुगतान प्राप्त कर सकता है, यानी धनराशि प्राप्त कर सकता है। नंबर 5 है राष्ट्रीय बचत पत्र। डाकघर द्वारा चलाई जाने वाली इस योजना के अंतर्गत जो जमा करता है वो एक निश्चित राशि के बचत पत्र डाकघर से खरीद सकता है। यह योजना 5 वर्षीय यानी 5 सालों तक या 10 वर्षीय 10 सालों तक हो सकती है। इसमें आयकर से यानी इनकम टैक्स से नियमानुसार छूट भी मिलती है। ये बचत पत्र 1000 रुपये, 5000 रुपये, 10,000 रुपये मूल्य वर्ग के मिलते हैं। इन बचत पत्रों को किसी भी बैंक में गिरवी रखकर कर्ज भी प्राप्त किया जा सकता है। अब है जीवन बीमा। यह योजना एक सामाजिक सुरक्षा की एक अच्छी योजना है। इसमें प्रीमियम के रूप में मासिक यानी प्रत्येक महीने, त्रैमासिक यानी 3 महीने, छमाही यानी 6 महीने और वार्षिक यानी पूरी साल के आधार पर एक निश्चित धनराशि जमा की जाती है। पॉलिसी की अवधि समाप्ति के बाद एक निश्चित समय में जमा धनराशि पर निश्चित लाभ तथा बोनस की धनराशि भी प्राप्त होती है। यदि किसी
पॉलिसी धारक की बीच में मृत्यु हो जाती है तो जो उसके उत्तराधिकारी हैं उनको यह पॉलिसी की पूरी रकम मिल जाती है, जो कि पॉलिसी धारक को पॉलिसी पूरा होने पर दी जाती है। जीवन बीमा योजना परिवार को आर्थिक संरक्षण देने की एक उत्तम योजना है। अब है जीवन बीमा योजनाएं। कुछ जीवन बीमा योजनाएं भी हैं, जैसे बंदोबस्ती बीमा पॉलिसी, नंबर 2 आजीवन बीमा पॉलिसी, नंबर 3 निश्चित अवधि पॉलिसी, नंबर 4 गृहलक्ष्मी योजना, नंबर 5 प्रत्याशित बंदोबस्ती बीमा पॉलिसी, नंबर 6 निश्चित अवधि छात्रवृत्ति पॉलिसी, नंबर 7 मनी बैक पॉलिसी, नंबर 8 बीमाकरण योजनाएं, नंबर 9 जीवन किशोर पॉलिसी। ये कुछ जीवन बीमा की योजनाएं हैं। अब है जीवन बीमा से लाभ। जीवन बीमा करवाने से निम्नलिखित लाभ होता है। पहला है बीमाकर्ता की मृत्यु के बाद उसके परिवार को आर्थिक संरक्षण मिलता है, यानी जिसने बीमा कराया है यदि उसकी अचानक से मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को आर्थिक संरक्षण मिलता है और उन्हें आर्थिक कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता है। नंबर 2 है वृद्धावस्था में बचत के धन से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति भी होती है। नंबर 3 है इससे अनिवार्य बचत भी होती है। नंबर 4 है बीमे की राशि कर मुक्त होती है, यानी इनकम टैक्स में भी छूट मिलती है। नंबर 5 है आवश्यक कार्यों या भविष्य की योजनाओं के लिए भी धन की व्यवस्था हो जाती है। धन्यवाद।